गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली क्या होता है और इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, ये सब हम पढ़ेंगे। ये एक टॉपिक है जो आगे चल के पीरियोडिक टेबल चैप्टर में जुड़ जाएगा। हम बेसिकली कर रहे हैं, पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठा रहे हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद ट्रेंड को डिस्कस करेंगे एक साथ। ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत होंगी, इनकी ज़रूरत होंगी आगे चल के ट्रेंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर के साथ साथ हम कभी कभी इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों में हल्का सा ही फ़र्क होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, हमेशा इंटीग्रल होगा, मतलब कि इंटीजर वैल्यू होगी इसकी। क्लियर है। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो आपका रेशनल नंबर की तरह भी काम कर सकता है, मतलब P/Q की फॉर्म में। ठीक है। तो मतलब ये पॉइंट्स में भी हो सकता है। ठीक है। और होल नंबर भी हो सकता है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, इंटीजर भी हो सकता है, जबकि ये सिर्फ इंटीजर होगा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, बट हमेशा बेसिकली इंटीजर होगा। जबकि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका इंटीजर तो हो ही सकता है, बट उसके साथ साथ वो कोई भी नंबर हो सकता है। बोले तो एक एक रियल नंबर होगा। रियल नंबर का मतलब है जिसमें पॉइंट्स भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई भी नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, चाहे पॉइंट्स में हो, नहीं हो, फ्रैक्शनल हो, कुछ भी हो। और जो रियल नंबर उसके अंदर इंटीजर जो होता है वो भी आता है। ठीक है। आई होप ये सब क्लियर हो। चलो अब इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। तो बेसिकली ये एक एटम पे चार्ज होता है जो वो फील करता है बिकॉज ऑफ द एटम जिनसे वो डायरेक्टली अटैच्ड है एक मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है। दोबारा बोलता हूँ, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम जो दूसरे एटम्स हैं जिनसे वो डायरेक्टली अटैच्ड है उनकी वजह से जो फील करता है वो चार्ज होता है, अगर उसके मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड्स उसने बना रखे हैं वो 100% आयनिक मान लिए जाए, जो एक्चुअली में होता नहीं है। क्या बात समझते हो। ठीक है। एक्चुअली में कोई भी बॉन्ड जो होता है वो 100% आयनिक या 100% कोवलेंट नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू फेजान्स रूल। कौन सा रूल, फेजान्स रूल। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर का तो डेफिनेशन समझ आ गया कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो एक एटम चार्ज फील करता है किसी दूसरे एटम की वजह से जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, और अगर वो बॉन्ड मान लिया जाए कैसा, 100% आयनिक, तो जो वो चार्ज फील करता है एटम वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। गॉट इट, क्लियर है। अब बात करते हैं कि हमने कहा कि कोई बॉन्ड एक्चुअली में 100% आयनिक या 100% कोवलेंट नहीं होता है रियल में, जबकि इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो माना जाता है कि 100% आयनिक होता है। क्या बात समझते हो। तो अभी मैंने आपको एक नाम बताया, फेजान्स रूल। फेजान्स रूल के अकॉर्डिंग कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक या 100% कोवलेंट नहीं होता है। आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ आपका कोवलेंट कैरेक्टर होता है और कोवलेंट बॉन्ड्स में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है, अकॉर्डिंग टू फेजान्स रूल। ठीक है। तो थोड़ा सा फेजान्स रूल पढ़ लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे इस टॉपिक पे, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। फेजान्स रूल के 5 रूल्स हैं। ठीक है। उसका जो स्टेटमेंट है वो तो सुन ही लिया आपने कि कोई भी बॉन्ड आयनिक अगर है तो वो 100% आयनिक नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होगा। और दूसरा उसने क्या बोला, कोई भी बॉन्ड अगर कोवलेंट है तो उसमें 100% कोवलेंट कैरेक्टर नहीं होगा, कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर तो होगा ही। क्या बात समझते हो। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कहा कि जैसे मान लो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड आयंस के बीच में बनता है। ठीक है। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है वो बेसिकली एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसका फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन में 4πε0r²। क्लियर है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग Q1 क्या है, चार्ज ऑन जो फर्स्ट आयन है, Q2 क्या है, चार्ज ऑन सेकंड आयन, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ε0 परमिटिविटी ऑफ मीडियम है जो हमने यहाँ पे वैक्यूम ले रखा है। क्या बात समझते हो। और R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, उसका स्क्वायर। क्लियर है। तो जितना चार्ज इन दोनों पे ज़्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, और जितना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगी। क्या बात समझते हो, ये ध्यान रखना। चलो अब बात करते हैं फेजान्स रूल की। किसकी बात करते हैं, फेजान्स रूल। फेजान्स रूल क्या कह रहा है भाई, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। जी बिल्कुल बनेगा। ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम, अभी हम पढ़ रहे हैं फेजान्स रूल। फेजान्स रूल क्या कह रहा है कि एक आयनिक बॉन्ड बन रहा है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के बीच में, तो बेसिकली ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा। क्लियर है। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को खींचेंगे, तो क्या होगा कि जो Na पॉजिटिव के आसपास की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, भाई न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है Na पॉजिटिव में, ऐसे ही Cl नेगेटिव है, उसमें भी एक न्यूक्लियस है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है। लेटर सपोर्ट इसे ब्लैक से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है।
क्लियर है, Cl नेगेटिव। तो वो कह रहा है कि भाई ऐसा थोड़ी है कि ये दोनों के दूर दूर ही रहेंगे। ऑब्वियसली अट्रैक्शन है तो पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे तो क्या होगा, बेसिकली ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ही होगी कुछ ना कुछ अमाउंट से। क्या बात समझते हो? और अगर ओवरलैपिंग हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तो कौन सा करेक्टर आ गया, कोवेलेंट करेक्टर आ गया। क्लियर है? अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप कर जाती है तो कोवेलेंट करेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनिक बॉन्ड बनाने गए थे। इन्होंने आयनिक बॉन्ड बनाने की कोशिश की, बोले तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से एक दूसरे को खींचा, पर खींचने की वजह से दोनों एक दूसरे के पास आ गए और कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई होगी, ओवरलैप। और अगर वो ओवरलैप हो गई तो कौन सा करेक्टर आ गया, आपका कोवेलेंट करेक्टर आ गया। तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बीच में, वो परफेक्ट आयनिक बॉन्ड नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग की वजह से कौन सा करेक्टर आ गया, कोवेलेंट करेक्टर। क्या बात समझते हो? ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट होगी। और इसने उल्टा भी बोला। उल्टा का मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर होता है। लेट अस सपोज बात करते हैं किसी कोवेलेंट कंपाउंड की, जैसे कि हम मीथेन ले लेते हैं। तो मीथेन में क्या होता है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं। क्लियर है? और उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। कौन से बॉन्ड्स? कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप हुई होगी, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपस में क्या हुई होगी, ओवरलैप। क्लियर है? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से बनते हैं। क्या बात समझते हो? पिछले वाले जो वीडियो है उसमें भी थोड़ा सा इसका जिक्र था। ठीक है, ऐसा। और इसका जो रियल स्ट्रक्चर होता है, मतलब असलियत में जो स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा सा होगा। ठीक है, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, सी और एच 4 हैं। ये जो दो हाइड्रोजन है जो नॉर्मल लाइन से बने हुए हैं, ब्लू लाइन से, ये है ऑन प्लेन, मतलब कि बोर्ड पे ही हैं। ये जो इसे कहते हैं वेज, ये वाला जो डार्क वाला है ये बोर्ड के बाहर होता है, मतलब ऐसे आता है टुवर्ड्स यू। क्लियर है? और ये जो डैश है ये बोर्ड के अंदर होता है, पीछे की तरफ, मतलब कि बोर्ड के अंदर चला गया, इसे कहते हैं डैश। क्लियर है? ये वेज है, ये डैश है, ये दोनों ऑन प्लेन है। क्लियर है? किसी भी एच सी एच एंगल को अगर आप देखेंगे, मतलब एच सी और एच के एंगल कोई भी देख लो, ये या फिर कोई भी, वो एक्चुअली में कितने का है, 109.5 डिग्री का है। कितने का है? 109.5 डिग्री का। क्या बात समझते हो? ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका। कैसा? टेट्राहेड्रल। गॉट इट? क्लियर है? तो इधर आ जाइए। जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल हैं, और नॉन मेटल आपस में कौन सी बॉन्डिंग करते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या बात समझते हो? ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे में आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर है? बट हाँ, सारे के सारे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के साथ तो ओवरलैप हो ही रही है। तो बेसिकली हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें पूरा का पूरा कोवेलेंट कैरेक्टर है, जबकि नहीं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में डिफरेंस है। कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कार्बन की तरफ क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है थोड़ी सी, जिसकी वजह से जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उनमें हल्का सा आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। दैट इज़ कार्बन अपनी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के रखने की वजह से खुद पे कैसा फील करता है, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन कैसा फील करते हैं, पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर है? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। क्लियर है? पार्शियल साइन तब आता है जब एक्चुअली में बॉन्ड टूटता नहीं है। क्या बात समझते हो? जबकि एक तरफ अलाइंड हो जाता है। जब बॉन्ड टूटे ना और एक तरफ अलाइंड हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसिकली एक तरफ शिफ्ट हो जाए एक कोवेलेंट बॉन्ड में, तो उसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आ जाते हैं। जो इलेक्ट्रो नेगेटिव ज़्यादा होता है वो अपनी तरफ क्या कर लेता है, पार्शियल नेगेटिव साइन रख लेता है, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं या फिर इलेक्ट्रो नेगेटिव कम होते हैं उन पर पार्शियल पॉजिटिव फीलिंग जो होती है एक्सप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आप सबको पता ही होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अगर बात करूँ तो उसकी डेफिनेशन क्या है, एक कोवेलेंट बॉन्ड में, मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर रहते हैं वो जिस एलिमेंट की तरफ क्या रहेंगे, ज़्यादा क्या रहेंगे, खिंचे हुए रहेंगे, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाएगा। और ये एक रिलेटिव टर्म है। कैसी टर्म है? रिलेटिव टर्म। क्या बात समझते हो? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is the tendency of an atom to attract a shared pair of electron towards itself in a covalent bond.
क्या ये बात समझते हो? ये ध्यान रखना हमेशा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पॉलिंग स्केल पे मेजर किया जाता है, सबसे जनरल। और भी स्केल्स हैं जिसपे इसको मेजर किया जाता है, क्या ये बात समझते हो? बट जो सबसे फेमस है वो है पॉलिंग स्केल पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पॉलिंग स्केल पे मेजर किया जाता है। गॉट इट? ठीक है, ये ध्यान रखने का है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमने क्या सीखा कि अगर दो एटम के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड भी है जिसमें एक्चुअली में चार्जेस नहीं आते हैं, वो बस शेयरिंग होती है, तो उसमें भी एक्चुअली में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव साइन आ सकता है। क्लियर है? और अगर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव साइन आ रहा है तो बेसिकली क्या करेक्टर जनरेट हो रहा है? आयनिक करेक्टर। चाहे थोड़ा सा ही जनरेट हो रहा है पर जनरेट तो हो रहा है। तो यही स्टेटमेंट थी किसकी? फेजांस की। फेजांस ने कहा था कि भाई कोवलेंट बॉन्ड को देखोगे तो 100% कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा, कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर भी होगा। और अगर हम आयनिक बॉन्ड को देख रहे थे जो इससे पहले थोड़ा देर पहले हमने देखा, तो उसमें आयनिक कैरेक्टर 100% नहीं होगा, कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होगा ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बात समझते हो? ठीक है, तो फेजांस रूल आपको समझ आया। फेजांस ने आपको 5 रूल बताए थे। कितने रूल? 5। क्लियर है? 5 रूल्स के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो पहला फेजांस रूल क्या कहता है? पहला फेजांस रूल कहता है कि अगर मान लो कि एक कैटायन है और वो छोटा है साइज़ में, तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू बड़े कैटायन के। मतलब जैसे अगर मैं कहता हूँ Na पॉजिटिव और आपका जो K पॉजिटिव है, तो पोटेशियम का साइज़ बड़ा है क्योंकि उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स हैं, और Na पॉजिटिव का जो साइज़ है वो छोटा है क्योंकि उसमें कम नंबर ऑफ शेल्स है। इट इज़ 2,8, इट इज़ 2,8,8। क्लियर है? पॉइंट आया समझ? तो जो छोटा कैटायन है उसकी पुलिंग पावर ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू के पॉजिटिव। ठीक है, और पुलिंग पावर को पोलराइजिंग पावर कहते हैं, पोलराइजिंग पावर और पुलिंग। ठीक है, डन। दूसरा रूल समझते हैं। दूसरा रूल क्या है कि अगर हमारे पास एक कैटायन है जिस पे +1 चार्ज है और एक कैटायन है जिस पे +2 चार्ज है, तो जिस पे चार्ज ज़्यादा है उसकी पुलिंग पावर ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू द वन विद लेस चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब Mg2 पॉजिटिव पे पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर या फिर पुलिंग पावर। क्या बात समझते हो? ठीक है, तो ये 2 रूल समझ आ गए, ये कैटायंस के लिए है। ठीक है, तीसरा हमारे पास एक और रूल है। तीसरा रूल क्या है कि अगर हम एनायंस की बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं किसी एनायन की, Cl नेगेटिव ले लेते हैं या फिर S2 नेगेटिव ले लेते हैं, तो जिस एनायन पे ज़्यादा चार्ज होगा, क्लियर है, उसकी पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होगी। पोलराइज होने की एबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होगी, पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होगी। क्या बात समझते हो? दैट इज़ एबिलिटी टू गेट पोलराइज। दोनों में फ़र्क है। पोलराइजिंग पावर का मतलब होता है खींचने की क्षमता, पोलराइजिबिलिटी का मतलब होता है खींचने की क्षमता, किसी की तरफ खिंच जाने की क्षमता। गॉट इट? क्लियर है? तो जिस एनायन पे चार्ज ज़्यादा होगा वो आसानी से खिंच जाएगा। तो ऐसे ही फोर्थ रूल, अगर मेरे पास एक एनायन है जो छोटा है और एक बड़ा है, लेट अस सपोज एक F नेगेटिव है और एक Cl नेगेटिव है, तो जो बड़ा आयन है, कौन सा बड़ा, दैट इज Cl नेगेटिव क्योंकि 2,8,8, और जो F नेगेटिव और 2,8, तो जो बड़ा एनायन है वो इजीली पोलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजीली पोलराइज, इजीली पोलराइज्ड, मतलब कि उसकी पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इजीली पोलराइज्ड। क्या बात समझते हो? ये 4 रूल समझ आ गया। और एक 5वां रूल भी है। ठीक है, 5वां रूल क्या है कि इमेजिन करो कि हमारे पास एक कैटायन है जिस पे चार्ज भी सेम है और साइज़ भी नियर बाय है। ठीक ना? तो जैसे Na पॉजिटिव और Cu पॉजिटिव है, इन पे चार्ज कितना है? +1 है। ये Na पॉजिटिव और Q प्लस Cu पॉजिटिव। ठीक है, और इनका साइज़ भी सिमिलर होता है। जी क्यों होता है सिमिलर? इस पर भी क्वेश्चन उठा लेते हैं कि देखो, साइज़ इसलिए सिमिलर है कि जो सोडियम आयन है वो एक तरीके से आपका सेकेंड पीरियड में आ रहा है। क्लियर है? Na पॉजिटिव है ना, तो Na पॉजिटिव मतलब एक्चुअली में Na तो थर्ड पीरियड में आता है, बट जो हमारा Na पॉजिटिव है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो बेसिकली 2,8 बन गया है। तो वो एक तरीके से किस तरह ट्रीट हो रहा है? ट्रीट हो रहा है किसकी तरह? आपका नियॉन की तरह। गॉट इट? और Cu पॉजिटिव जो है वो बेसिकली आपका फोर्थ पीरियड में कहीं आएगा। क्लियर है? Cu पॉजिटिव विल बिहेव लाइक जो निकल है। क्या बात समझते हो? क्योंकि Cu में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो निकल जैसे बचेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि ये ऊपर है तो इसका साइज़ छोटा होना चाहिए, जबकि Cu नीचे है तो उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम
कि Cu जो है वो राइट में है, तो जितना राइट में जाते हैं उतना साइज़ छोटा होता है, क्योंकि हमारी बात हो चुकी है Z इफेक्टिव बढ़ता है। क्या बढ़ता है? Z इफेक्टिव। तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज़ छोटा होगा, जबकि ये बेसिकली वैसे ही छोटा है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स क्या है? कम। तो Na पॉजिटिव छोटा क्यों है? क्योंकि शेल्स कम है। Cu पॉजिटिव में शेल्स तो ज़्यादा है बट Z इफेक्टिव बढ़ गया। अब Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से शेल ज़्यादा होते हुए भी पुलिंग पावर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन तक जा रही है वो ऑलमोस्ट क्या जा रही है? अच्छी खासी जा रही है। तो इसी वजह से इनका साइज़ जो होता है वो सिमिलर हो जाता है। कि एक्सेप्शन की तरह आपको याद रखना है, बट याद रहे कि इस एक्सेप्शन के पीछे रीज़न दिया जा रहा है कि क्यों। तो जस्ट एक एक्सेप्शन जो है वो रिमेंबर याद करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, रीज़न भी दिया जा रहा है। क्या बात समझते हो? ठीक है। तो Na पॉजिटिव और Cu पॉजिटिव में चार्ज सेम है और जो साइज़ है वो भी सिमिलर है। ठीक है। और ऐसा बहुत बार होगा कि दो चीज़ें, दो आइटम्स जिनका जो साइज़ है वो मतलब उनका जो शेल्स हैं वो डिफरेंट है बट उनका साइज़ सिमिलर हो गया है, क्योंकि एक छोटा होगा और एक में Z इफेक्टिव ज़्यादा होने की वजह से जो ओवरऑल साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। ध्यान रखना, ये आगे भी आएंगे ऐसे जो पॉइंट्स हैं। तो Na पॉजिटिव और Cu पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इनका जो साइज़ होता है वो सिमिलर है रियल बेसिस पे, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, और जो इनके ऊपर चार्ज है वो भी आपका सेम है। तो ऐसे केसेस में वो कहता है कि इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखता है। कैसा? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और ये कैसा है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कैसा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कैसे? देखो, जब Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकला वो 2,8 बन गया, और 2,8 क्या होता है? 10। ठीक है। और 10 पे कौन आता है? नोबल गैस। तो इसे कहते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जबकि Cu होता है 29। 29 में से एक निकल गया तो 28 बचे, तो वो क्या बन गया? 2,8, 18। क्या बात समझते हो? ये बन गया आपका। ठीक है। आप करके भी देख सकते हो, मैंने आपको सिखाया है। पहले कॉन्फ़िगरेशन कर दो और उसके बाद पहले 1 वाले, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले भर दो, तो इस तरीके से 2,8, 18 आएगा। अब उसमें भी सारे ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड हैं, बट आप ये समझो कि 2 + 8 10, 10 + 18 28, 28 पे कोई नोबल गैस तो नहीं आती ना। तो इसका मतलब इसके अंदर सारे ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड तो हैं जितने हैं, बट कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस से मैच नहीं कर रही है, क्योंकि कोई भी नोबल गैस 28 पे नहीं आता है, जबकि इसकी फुल्ली फिल्ड भी है जितने ऑर्बिटल्स हैं, और प्लस 10 पे नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन भी मैच होती है। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और वो बेसिकली नॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसको कहते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो का मतलब फॉल्स। ठीक है। तो जो आपका कैटायन होता है, अगर उन दोनों का साइज़ सिमिलर है और साइज़ सिमिलर है और चार्ज भी सिमिलर है, तो जो सूडो नोबल गैस कैटायन होता है, कॉन्फ़िगरेशन वाला कैटायन होता है, उसकी पुलिंग पावर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पुलिंग पावर। कैटायंस के लिए हमेशा पुलिंग पावर चलेगी, एनायंस के लिए पुल होने की पावर, मतलब कि पोलराइजेबिलिटी चलती है। तो जो Cu पॉजिटिव है, दैट इज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला जो कैटायन है, उसकी पुलिंग पावर ज़्यादा होगी। क्या होगी? ज़्यादा। गॉट इट? तो कैटायन के लिए 3 रूल आ गए। साइज छोटा तो पुलिंग पावर ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा तो पुलिंग पावर ज़्यादा, और अगर चार्ज भी सेम है, साइज़ भी सेम है, और एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखता है और एक नहीं, तो जो नहीं रखता है वो ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है वो तो स्टेबल है, तो स्टेबल वाला क्यों खींचेगा? स्टेबल का मतलब तो क्या है? बढ़िया है, बहुत है, जैसे है वैसे ही खुश है। तो जो खुश नहीं है वैसे, वो ज़्यादा खींचेगा ना। क्या बात समझते हो? और एनायंस में क्या होता है? अगर साइज़ बड़ा है तो खिंच जाएगा आसानी से, मतलब कैटायन का जस्ट उल्टा, और यहाँ पर खिंच रहा है। ठीक है। और जिसका चार्ज ज़्यादा है वो भी आसानी से खिंच जाएगा। तो ये 5 रूल होते हैं जो फिजान्स रूल के होते हैं। ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, एक एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है। डन। उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले रूल पे क्वेश्चन करते हैं। तो पहला रूल क्या था? कैटायन का साइज़ जो है छोटा होगा तो पुलिंग पावर ज़्यादा, और बड़ा होगा तो पुलिंग पावर कम। तो जैसे किसी ने क्वेश्चन किया आपसे कि NaCl और KCl, ठीक है, NaCl और KCl पूछा कि किस में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है या कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। ठीक है ना। आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। तो क्वेश्चन या तो पूछेगा आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, या तो पूछेगा कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। समझ लो ना, कुछ भी पूछ सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। लिख दिया ऐसे। ठीक है। पॉइंट आया समझ? ऐसे प्रोपोर्शनल भी लगा दिया। तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर। गॉट इट? तो क्वेश्चन आया NaCl और KCl में किस में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है और किस में कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। ठीक है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? सबसे पहले इसको आयंस में तोड़ देंगे। K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जैसे कि हम देख रहे हैं तो एनायंस तो दोनों में सेम है, तो बचे क्या? कैटायन कैटायन। जब हमने देखा तो चार्ज सेम था, चार्ज सेम है और साइज़ भी डिफरेंट है,
ठीक है, तो वो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का रूल तो लगा नहीं सकते क्योंकि साइज़ डिफरेंट है। तो हमने देखा चार्ज सेम है, साइज़ क्या है, डिफरेंट। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव का साइज़ छोटा है तो इसकी पुलिंग पावर ज़्यादा होगी, मतलब ये Cl नेगेटिव को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। अगर ज़्यादा खींचेगा तो ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी इनके बीच में, तो इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, और वो कम खींचेगा तो उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर कम। तो कोवलेंट कैरेक्टर कम होने का मतलब आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, और इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब आयनिक कैरेक्टर कम। गॉट इट? क्या बात समझते हो? तो ये ध्यान रखना पक्का, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये हमारा पहला जो हमारा रूल था, दैट इज़ कैटायन अगर छोटा होगा तो पुलिंग पावर ज़्यादा, तो छोटे कैटायन ने ज़्यादा खींचा और ज़्यादा खींचने की वजह से ओवरलैपिंग ज़्यादा, तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा और आयनिक कैरेक्टर कम हो गया। गॉट इट? अब चलो दूसरे रूल पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दूसरा रूल था चार्ज ऑफ कैटायन के ऊपर। तो लेट अस सपोज एक हमारे पास है NaCl और एक हमारे पास है MgCl2, ठीक है। तो बेसिकली NaCl में क्या है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जबकि MgCl2 में Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन है। तो फिलहाल सिंगल बॉन्ड के मतलब सिंगल जो अट्रैक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। देखो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें, और Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों के बीच में नहीं देखनी, किसी भी दो एटम के बीच में देखनी है। ऐसे नहीं देखना है कि इसका एक और इसके दो ले लिया, नहीं, कोई भी दो आयंस के बीच में देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों को ले लिया और वहाँ उन दोनों को ले लिया। तो देखो ध्यान से, अगर मैं बात करता हूँ तो इस पे Q1 कितना है +1 और इस पे Q2 कितना है +1, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। और यहाँ पे Q1 कितना है +2 और वहाँ पे Q1 Q2 कितना है -1। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन होगी ज़्यादा होगी, क्योंकि Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड देखते हैं, प्लस माइनस नहीं देखते, मैग्नीट्यूड देखते हैं ऐसे। क्या बात समझते हो? तो वहाँ पे 2 × 1 कितना हो गया 2, तो 2 हो गया, और यहाँ पे 1 × 1 कितना हो गया 1। तो उसका मतलब वहाँ फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा है। अगर वहाँ फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा है दोनों के बीच में तो ओवरलैपिंग क्या होगी, ज़्यादा। अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा हो गई तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा और आयनिक कैरेक्टर कम, जबकि यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर कम और आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा आ जाएगा। क्या बात समझते हो? ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो ये सेकंड रूल के ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो हमने क्या देखा कि एक NaCl था, एक MgCl2 था, दोनों में एनायंस सेम थे, ठीक है। आपको एनायंस के नंबर से मतलब नहीं है, एनायंस के नेचर से मतलब है। तो एनायंस दोनों में सेम है, तो बच्चे कैटायंस में डिफरेंस। तो एक पे +1 चार्ज है, एक पे +2 चार्ज है, चार्ज डिफरेंस हो गया। तो जिस पे चार्ज ज़्यादा है कैटायन पे, उसकी पुलिंग पावर ज़्यादा, उसकी पुलिंग पावर ज़्यादा तो ज़्यादा पास खींचेगा, ज़्यादा पास खींचेगा तो ओवरलैपिंग ज़्यादा, और ओवरलैपिंग ज़्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा और आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है, डन। अब चलते हैं तीसरे रूल के ऊपर क्वेश्चन करने। तीसरा रूल के ऊपर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि लेट अस सपोज कि हमने बोला एनायंस के लिए, तो एक ले लेते हैं NaCl और एक ले लेते हैं NaBr, ठीक है। तो NaCl NaBr में आपने क्या देखा, कैटायन दोनों में सेम है, +1 चार्ज रखा है, एक में Cl नेगेटिव और एक में Br नेगेटिव है। क्या बात समझते हो? ठीक है। हाँ, ये बेसिकली चौथा रूल हमने शायद सीरियल वाइज में चौथा रूल ले लिया था, वैसे हम इसको रेंडमली कर रहे हैं, ठीक है। तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Br नेगेटिव है। तो क्वेश्चन आएगा किसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, इसमें आयनिक कैरेक्टर कम है। तो कैटायंस तो दोनों में सेम हो गए। तो अब बात करते हैं Cl नेगेटिव और Br नेगेटिव। तो ये 2,8,8 है और वो 2, मतलब और बड़ा है साइज़ में, तो 2,8,18,8 है, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा 10 और 18 कितने हो गए, 28 और 8 36, क्लियर है। तो उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स है, इसमें कम नंबर ऑफ शेल्स है। तो बेसिकली जो साइज़ में बड़ा है वो ज़्यादा आसानी से पोलराइज मतलब खिंच जाएगा। तो इसका मतलब वो आसानी से Na पॉजिटिव की तरफ खिंच जाएगा बड़ा होने की वजह से, ज़्यादा फैला हुआ होने की वजह से, जबकि ये कम खिंचेगा क्योंकि ये कंसनट्रेटेड है। तो वो ज़्यादा आसानी से ज़्यादा खिंच जाएगा, तो ये उसको ज़्यादा खींच लेगा, और खींच लेगा तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा और आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। जबकि इसमें कोवलेंट कैरेक्टर कम रहेगा और आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। क्या बात समझते हो? ठीक है। तो शायद ये फोर्थ रूल है जो हमने सीरीज़ में पढ़ा था, बट हमने यहाँ पे इसको थर्ड में डिस्कस कर लिया। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो अगले को डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ को डिस्कस करते हैं। तो लेट अस सपोज हमारे पास एक है लेट अस सपोज कि हमारे पास एक है MgO और एक है MgF2। लेट अस सपोज लाइक दिस, क्लियर है, डन। तो एक MgO ले लिया और एक MgF2 ले लिया, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम ये दो एग्जांपल लेते हैं तो इसमें क्या है, Mg+2 है, यहाँ पे भी Mg+2 है, तो कैटायंस तो हो गए सेम। अब बात करते हैं एनायंस की। तो एक एनायन पे कितना है -2 और एक एनायन पे -1। याद रखना हम सिंगल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं जब भी आयनिक कैरेक्टर या कोवलेंट कैरेक्टर निकालते हैं, मल्टीपल के साथ एक साथ नहीं लेते। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में और यहाँ पे किसी भी इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में कोई भी एक बॉन्ड को आपको देखना है।
तो यहाँ Q1 Q2 अगर देखें तो ज़्यादा है, तो Q1 Q2 अगर ज़्यादा है, उसका मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाएगी। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी पुलिंग पावर तो ज़्यादा है बट इसके पुल होने की पावर कम है, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग के चांसेस कम रहेंगे, तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर कम रहेगा और आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा। जबकि इसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या रहेगा, ज़्यादा, और आयनिक कैरेक्टर कम। तो क्या देखा हमने, अगर कैटायन सेम हो और एनायंस पे चार्ज डिफरेंस हो, तो जिस एनायन पे चार्ज ज़्यादा होता है वो ज़्यादा खिंच जाता है कैटायन की तरफ, तो ओवरलैपिंग हो जाती है, और ओवरलैपिंग होने की वजह से कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है और आयनिक कैरेक्टर कम हो जाता है। गॉट इट। और ये रहा आपका लास्ट फिफ्थ रूल। ठीक है, फिफ्थ रूल आपसे क्या कहता है फिजांस का, फिफ्थ रूल आपसे कहता है कि अगर मान लो हमारे पास NaCl है और CuCl है, तो जैसे कि आप जानते हैं Na पॉजिटिव और Cu पॉजिटिव दोनों पे चार्ज सेम है, और एनायंस तो सेम है ही। एनायंस सेम है और कैटायंस में क्या डिफरेंस है, चार्ज सेम है, साइज़ भी ऑलमोस्ट सेम है। मैंने आपको बताया कि Na पॉजिटिव और Cu पॉजिटिव का साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। इसमें Z इफेक्टिव ज़्यादा होता है तो साइज़ छोटा जाता है, जबकि इसमें शेल्स ही कम होते हैं तो छोटा साइज़ रहता है। अब दोनों में क्या दिक्कत है कि चार्ज भी सेम है और साइज़ भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अब बात आती है कौन ज़्यादा खींचेगा कौन कम खींचेगा। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखता है, जबकि ये नॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखता है। जिसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये ज़्यादा स्टेबल है। जो स्टेबल है वो कम खींचेगा और जो अनस्टेबल है वो ज़्यादा खींचेगा। ज़्यादा खींचेगा तो ओवरलैपिंग ज़्यादा, तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम। जबकि इसमें कोवलेंट कैरेक्टर कम, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा। क्या ये बात समझते हो? तो पांचों रूल्स फिजांस के समझ आए और उनके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी किए। ठीक है, तो फिजांस रूल आपको समझ आ गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट समझने के लिए हमारे बीच में एक लाइन आई थी कि अगर हम उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ था कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम जिन भी एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, अगर उनके बॉन्ड्स को 100% आयनिक मान लिया जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो वो हमारा एटम है जो वो चार्ज फील करेगा उसे उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। अब हमने क्या पॉइंट उठाया था कि कोई भी बॉन्ड एक्चुअली में 100% आयनिक या कोवलेंट होता ही नहीं है, जो किसने बोला था, फिजांस ने। तो हमने पहले क्या किया, फिजांस रूल ही पढ़ लिया और उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस भी कर लिए और 5 रूल्स भी पढ़ लिए और स्टेटमेंट भी ढंग से समझ लिए। ठीक है, आई होप ये टॉपिक समझ आ गया हो। ये केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है बट हमारे टॉपिक के बीच में आ रहा था तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, ओके। तो चलो अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं उस पर। डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई है। तो अब हम ये सीखेंगे कि किसी भी एटम या एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है उस पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। उसके लिए कुछ रूल्स पता होने चाहिए, तो पहले हम वो रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, रूल्स। ओके, ठीक है, चलो। तो सबसे पहला रूल क्या है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। आई होप अब मैं इन दोनों को साथ में बोलूँ तो कोई समझने में दिक्कत ना हो। ये हमेशा कैसा होगा, इंटीग्रल, और वो कैसा होगा, बेसिकली रियल नंबर होगा। व्हाट इट। अब रियल नंबर और इंटीजर क्या होता है वो पता कर लेना। ठीक है, चलो। पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि अगर कोई भी एटम है, ठीक है, एटम इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है, एटम, ठीक है, तो उसका अगर वो इंडिविजुअल स्टेट में एटम है तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना रहेगा, ज़ीरो रहेगा। कितना रहेगा, ज़ीरो। इसका मतलब जैसे नेचर में कहीं के लिखा हो, मतलब कहीं भी के मिल गया आपको अकेला तो उसके ऊपर ज़ीरो, या मिल गया एच, ज़ीरो। ठीक है, आपको मिल गया Zn, ज़ीरो। आपको मिल गया He, ज़ीरो। कोई भी एटम अगर इंडिविजुअल दिख जाए आपको, एटम, तो उस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना माना जाता है, ज़ीरो, क्योंकि वो किसी से बॉन्डेड ही नहीं है। अब किसी से बॉन्डेड ही नहीं है तो किसी पे, किसी की वजह से उस पर जो चार्ज आएगा वो आएगा ही कैसे जब कोई है ही नहीं। तो गॉट इट। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल एटम है तो ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो माना जाएगा। क्लियर है। दूसरे की बात करते हैं, अगर कोई आयन है, ठीक है, मोनो अटोमिक आयन। मोनो अटोमिक आयन का मतलब एक एटम के ऊपर चार्ज है। ठीक है, मोनो का मतलब सिंगल एटम है। ठीक है, क्योंकि आयंस बहुत सारे होते हैं ना, आयंस लाइक आपके मल्टी मॉलिक्यूलर्स भी हो सकते हैं। मतलब कि जैसे कि मैंने बोला कि मोनो एटॉमिक, तो डायटोमिक आयन भी हो सकता है, ट्राई एटॉमिक आयन भी हो सकता है। तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, मोनो एटॉमिक आयन की। तो मोनो एटॉमिक आयन जो होंगे, ठीक है, मोनो एटॉमिक आयन, उनके बारे में बात करते हैं। तो जो मोनो एटॉमिक आयंस होंगे उनके ऊपर जो चार्ज होगा वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे के पॉजिटिव है तो के पॉजिटिव का मतलब इस पर कितना चार्ज है, +1, तो यही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे Cl नेगेटिव है तो यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, -1। ठीक है, जैसे Zn2 पॉजिटिव है तो यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, +2। जैसे Al3 पॉजिटिव है यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, +3। क्या बात समझते हो? ठीक है, पक्का। तो जो मोनो एटॉमिक आयंस होंगे उनके ऊपर जो चार्ज होगा वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। याद रखना, मोनो एटॉमिक होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लो मैंने ले लिया
I3 नेगेटिव। अब तुम कहने लगोगे आई के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1 है ना, गलत है ये। 3 I पे -1 है, 1 I पे -1/3 होगा। गॉट इट, ये ध्यान रखना, तो ये समझ के, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक आयन अगर होंगे तो उनके ऊपर जो चार्ज होगा वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो पहला रूल क्या था, अगर इंडिविजुअल एटम होगा तो 0। दूसरा रूल क्या है, मोनो एटॉमिक आयन होगा तो क्या होगा, जो चार्ज है वही क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तीसरे रूल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कहता है कि अगर आपके पास कोई प्योर मॉलिक्यूल है, प्योर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिन पे कोई चार्ज ना हो और जिसमें सेम नंबर ऑफ मतलब सेम टाइप ऑफ एटम्स हो, जैसे H2, जैसे लेट अस सपोज P4, जैसे S8, ठीक है, जैसे F2, जैसे Cl2, जैसे Br2, क्लियर है। तो इन मॉलिक्यूल्स में क्या है, एक तो चार्ज नहीं है, दूसरा एटम्स जो हैं वो सेम टाइप के हैं, किसके हैं, सेम टाइप के, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स हैं उन सब पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। याद रखना H2 सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो एक एक स्पीशीज़ पे निकलता है, मतलब एक एक एटम या आयन पे निकलता है, ठीक ना, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पे निकलता है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि H2 मॉलिक्यूल है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 माना जाएगा, तो मैं कहना चाहता हूँ कि H2 के अंदर जो 2 H हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या माना जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि देखो H के साथ कनेक्टेड है, तो इस H से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फील नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इसको इसकी वजह से कुछ फील नहीं हो रहा है और इसको इसकी वजह से कुछ फील नहीं हो रहा है। तो बेसिकली जो ओवरऑल आपका क्या हो गया, फीलिंग कि भाई ये इसकी वजह से कुछ फील कर रहा है, ये इसकी वजह से कुछ फील कर रहा है, नहीं, दोनों इक्वल बेसिकली किसके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो इसीलिए दोनों पे एक दूसरे की वजह से कोई चार्ज फील नहीं हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 0। क्लियर है। ऐसे ही P4 में सारे के सारे जो P होंगे वो किससे कनेक्टेड होंगे, बेसिकली P से ही कनेक्टेड होंगे और सारे P की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। तो बेसिकली कुछ भी फील नहीं होगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो ना। P4 बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेट अस सपोज एक P4 ये भी होता है ना। फॉस्फोरस के बारे में बात कर रहे हैं, तो फॉस्फोरस जो होता है वो रेड, ब्लैक और वाइट फॉस्फोरस, 3 टाइप के फॉस्फोरस होते हैं, ठीक है। तो अभी हम उनके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट हाँ, फॉस्फोरस का जो जनरल से किसी को P4 का डायग्राम पता करना है तो बेसिक लेवल पे ये भी डायग्राम आप पता कर सकते हो, ठीक है। एक एक लोन पेयर है सबके पास, वो बाद में बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। एसिड की बात करते हैं, किंग्स क्राउन स्ट्रक्चर होता है, पढ़ा होगा बचपन में, किंग्स क्राउन पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, ऐसे एस 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 एस, तो हो गया, क्लियर है। तो इसमें भी सारे एस से ही जुड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो कितना हो गया, सब पे ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है। F2 में F से कनेक्टेड है तो 0 0, Cl से कनेक्टेड है 0 0, Br से कनेक्टेड है 0 0। तो पहले 3 रूल सबको समझ आ गए, ठीक है, और आगे चलते हैं, ये रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो भी मैंने बताई थी, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एटम पे, मतलब एक एटम या एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पे निकलता है, मॉलिक्यूल पे नहीं निकलता कभी भी, ठीक है, डन। तो चलो आगे चलते हैं। अगला रूल क्या कहता है कि जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक है। कौन कौन होता है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। लीची ना खा रब कोसेगा फिर, ठीक है। जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, मतलब कि अल्कली मेटल्स हैं, वो सब अगर कंपाउंड में पाए जाएंगे, किसमें, कंपाउंड में, कोई भी कंपाउंड बनाते हुए पाए गए, जैसे LiCl, जैसे NaCl, जैसे RbCl, कोई भी कंपाउंड में बनाता हुआ पाया जाएगा इनमें से, तो हमेशा उन कंपाउंड्स के अंदर इन पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना पाया जाएगा, 1 +1, ओनली +1, कभी भी और कुछ नहीं होगा। गॉट इट, ठीक है, ध्यान रखने का है इसको, ठीक है। चलो सेकंड ग्रुप पे चलते हैं। सेकंड ग्रुप पे बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा राजी, ठीक है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, तो जितने भी आपके सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, जब ये कंपाउंड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कंपाउंड, याद रखना ऐसे होंगे तो 0 होगा, बट कंपाउंड के अंदर अगर पाए जाएंगे तो हमेशा ये कितना ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएंगे, +2, कितना दिखाएंगे, +2, सिर्फ +2, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्लियर है, पक्का ध्यान रहेगा। तो ऐसे होता है, गॉट इट। तो ये क्लियर हो गया आपको सबको, ठीक है। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना रहेगा, +2। चलो आगे चलते हैं। जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, थर्ड, याद रखना थर्ड, तो उस पर कौन आता है, स्कैंडियम, इटरबियम, लेंथेनम, एक्टिनम। तो स्कूटर या लैपटॉप, AC, ये हमेशा +3 दिखाते हैं अपने कंपाउंड्स में, इन देयर कंपाउंड्स, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है।
हमने इनको डिस्कस भी किया था इंट्रोडक्शन के टाइम पे पीरियोडिक टेबल के, कि इनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते हैं। क्या बात समझते हो? तो ये अपने कंपाउंड के अंदर हमेशा कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे? +3 का। गॉट इट? उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये रूल समझ आ गया। पहले ग्रुप के एलिमेंट्स कंपाउंड के अंदर हमेशा कितना दिखाएंगे? +1। दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स कंपाउंड के अंदर हमेशा कितना दिखाएंगे? +2। और तीसरे ग्रुप के एलिमेंट्स कंपाउंड के अंदर हमेशा कितना दिखाएंगे? +3। पहले ग्रुप में हमने हाइड्रोजन को छोड़ दिया है, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल दोनों से मैच करती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। जो फोर्थ ग्रुप है उससे लेकर जो 11th ग्रुप है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि एक ही एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ठीक है, डन? क्लियर है? तो ये ध्यान रखने का है। जैसे क्रोमियम हो गया, क्रोमियम जो है वो +2, +3, +4, +5, +6 सब दिखाता है। डन? क्लियर है? तो जैसे +6 में सबसे फेमस एग्जांपल Cr2O7 2 नेगेटिव हो गया। अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि इस पर +6 कैसे आएगा। ठीक है, और +3 देखना है तो लेटर सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, CrCl3 ले लेते हैं। ठीक है, या फिर Cr2O3 ले लेते हैं, Cr2O3। तो इन दोनों ही कंपाउंड्स में जो क्रोमियम है उस पर कैसा चार्ज फील हो रहा है? +3 चार्ज फील हो रहा है। कितना? +3, जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कह रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे कैसे आया वो हम बात करेंगे। ठीक है, और जो क्रोमियम होता है उसकी सबसे स्टेबल जो ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं वो 3 और 6 होते हैं। जस्ट अ पॉइंट टू रिमेंबर, अच्छा रहता है, आगे चल के इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट होती है। तो +3 और +6 में बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है ये। क्या बात समझते हो? जस्ट अ पॉइंट टू रिमेंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इसका मीनिंग आएगा, अभी तो फिलहाल एज अ फैक्ट ऑफ पॉइंट रह जाएगा ये। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो 4th से लेकर 11th ग्रुप, तो आपका जितने भी एलिमेंट्स हैं 4th से लेकर 11th ग्रुप के, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी होता रहता है। मतलब कि एक ही एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता रहता है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। 12th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, 12th ग्रुप के एलिमेंट्स, जोर से हॉर्स चलाओ। ठीक है, ये एलिमेंट्स हमेशा अपने कंपाउंड में +2 चार्ज दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? +2 चार्ज कंपाउंड्स के अंदर। इसके अंदर कंपाउंड्स के अंदर। गॉट इट? क्लियर है? ठीक है, इसमें एक जो मरकरी है उसको थोड़ा ढंग से पढ़ना होता है। मरकरी 2 फॉर्म में रहता है, एक मरकरस, एक मरकरिक। मरकरस में क्या होता है? Hg2 पॉजिटिव होता है। मतलब Hg का एक मॉलिक्यूल अपने ऊपर क्या रखता है? +2 चार्ज। अगर इंडिविजुअल देखोगे तो +1 आएगा। ठीक है, पर Hg पॉजिटिव कभी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो Hg +1 दिखाता है, बट इस मॉलिकुलर फॉर्म में दिखाता है। तो ओवरऑल तो +2 ही दिखा रहा है, इसलिए जनरल क्या बोल देंगे? +2। तो Hg के बारे में थोड़ा स्पेशल है, ध्यान रखना। और या तो मरकरी कैसे पाया जाएगा? Hg+2, जिसको कहते हैं मरकरिक। ठीक है, तो Zn2 पॉजिटिव, Cd2 पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव और Cn2 पॉजिटिव। Cn तो हमारी स्टडी में इतना नहीं आता है। ठीक है, ठीक है। और मरकरी के बारे में ये ध्यान रखना कि या तो ये +2 की फॉर्म में रहता है या तो Hg22+ की फॉर्म में रहता है। ठीक है, क्लियर है? चलो, जो 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 13 ग्रुप के एलिमेंट्स, दैट इज़ बाबा, आलम, गए, इंडोनेशिया, थाईलैंड, या फिर बैंगन, आलू, गाजर इन थाली और थैला, वटेवर। क्या बात समझते हो? उसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं, तो हमारी स्टडी में नहीं है। ठीक है, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इनका जो सबसे जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है? +3 होता है। कितना होता है? +3। क्यों? क्योंकि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NH2 NP1 होती है। मतलब आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लूज़ करने की टेंडेंसी होती है। बट जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा नखरे दिखाते हैं, हर ग्रुप के ऊपर वाले एलिमेंट्स, क्योंकि वो छोटे होते हैं। तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो कुछ भी देने से बेसिकली क्या करते हैं? कुछ भी अगर उनसे मांग लो या कुछ भी उनका सामान ले लो तो वो रोने लग जाते हैं। तो ये छोटे बच्चे हैं, ऊपर वाले, छोटे वाले। तो ये छोटे बच्चे 3 इलेक्ट्रॉन देने के लिए मानते नहीं हैं। तो ये बेसिकली +3 दिखाने में बहुत ही नखरे दिखाते हैं। ठीक है, जबकि जितने हम बड़े होते चले जाते हैं, मतलब जितना नीचे आते हैं, तो +3 दिखाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। बट फिर वही लाइफ साइकिल, जितना आप बूढ़े होने लगते हैं उतना ही आपको देने की टेंडेंसी फिर कम हो जाती है। ठीक है ना, थोड़ा सा लालच फिर बढ़ जाता है, थोड़े मतलब समझ लो ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो छोटे बच्चे भी अपनी चीज़ें आसानी से नहीं देते हैं। जब आप मिडिल एज में होते हो तो दिमाग सही चलता है, बिल्कुल तगड़ा से चलता है, तो आपका पूरा का पूरा सही रहता है कि हाँ अगर इसको देना है तो ये दे सकते हैं। जबकि फिर आप अगर एजड हो रहे होते हो तो फिर आपके किसी भी चीज़ को देने की टेंडेंसी अपनी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो +3 की टेंडेंसी पहले बोरॉन से लेकर यहाँ तक एल्यूमिनियम तक बढ़ती है, फिर एल्यूमिनियम से गैलियम घटेगी, और थैलियम कहता है चलो ज़बरदस्ती करोगे तो +3 दिखा दूंगा, बट दिखाना मैं +1 चाहता हूँ रेदर देन +3। इसके पीछे की वजह
अगले लेक्चर में क्या होगी, डिस्कस होगी, बट अभी फ़िलहाल बस ये फैक्ट्स हैं। तो अगर हम 13 ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो सबसे जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका, +3, ठीक है। और जो बोरॉन होता है, हर ग्रुप का पहले एलिमेंट नखरे दिखाता है, +3 दिखाने की, मतलब जो भी उनका जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दिखाने की टेंडेंसी कम रखता है। तो बोरॉन भी +3 दिखाने में बहुत कतराता है। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम आराम से दिखा देते हैं +3, क्लियर है, बट +3 दिखाने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे थोड़ी सी कम होती है। और उसके बाद थैलियम पे आते आते +3 से ज़्यादा अच्छा कौन दिखाने की वो कोशिश करता है, +1। क्यों, किस लिए, आगे के लेक्चर्स में डिस्कस होगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में ये आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो 13 ग्रुप के लिए डिस्कस हो गया। और तो ये अपने कंपाउंड्स में जनरली क्या दिखाते हैं, +3। हालांकि ये फिक्स नहीं है कि ये +3 ही दिखाएंगे, बट हाँ जनरली क्या दिखाते हैं, +3, ठीक है। 14 ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो 14 ग्रुप केमिस्ट्री सर गेट सन की प्रॉब्लम्स, इसके बारे में बात करते हैं। तो इनकी जो जनरल कॉन्फिगरेशन होती है वो NH2 NP2 होती है। आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, +4 होता है। क्या होता है, +4, गॉट इट, ठीक है। तो जो ये +4 दिखाते हैं वो जनरल होता है। तो जैसे कि हमारी बात हुई थी कि जो ऊपर के एलिमेंट्स होंगे वो रोएंगे, छोटे एलिमेंट्स होने की वजह से वो +4 दिखाने की टेंडेंसी कम रखते हैं। जितना हम नीचे जाएंगे, कार्बन से सिलिकॉन की तरफ जाएंगे, उतना बड़े हो गए तो ऑक्सीडेशन नंबर +4 दिखाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। हालांकि फिर सिलिकॉन से जब नीचे आएंगे तो +4 दिखाने की टेंडेंसी घटने लगेगी। और पीबी तो क्या करता है, +2 दिखाने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है एज़ कम्पेयर टू 4। मतलब अगर उससे आप पूछोगे भैया क्या दिखाना चाहता है, तो वो +2 को बोलेगा रेदर देन +4। हालांकि ज़बरदस्ती करोगे तो +4 दिखा देगा, ठीक है। जबकि ये एलिमेंट्स जो हैं वो +4 दिखाते हैं। वो अलग बात है कि जो सिलिकॉन है सबसे अच्छा +4 दिखाता है, और जब हम 10 तक आते हैं तो +4 दिखाने की टेंडेंसी गिर जाती है। मतलब इसके मन में कम इच्छा है +4 दिखाने की एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन। हालांकि अगर इसको कंपेयर किया जाए तो जो SN है, बोले तो टिन, वो ज़्यादा अच्छा +4 दिखाएगा एज़ कम्पेयर टू PB। ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कमिंग सून, आने वाले लेक्चर्स में। यहाँ सिर्फ अभी रूल्स चल रहे हैं, ठीक है। तो 14 ग्रुप का समझ आ गया, ठीक है। जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4। हालांकि ये +4 ही दिखाए ऐसा फिक्स नहीं होता, ठीक है। 15 ग्रुप पे चलते हैं। जब हम 15 ग्रुप में चल गए तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3 हो गया। तो आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। हालांकि अगर हम थोड़ा दूसरी तरफ से सोचे तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर आखिरी शेल में है तो 5 लूज़ करने की जगह 3 गेन करना चाहेगा, है कि नहीं। तो इसी वजह से इनका जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता तो +5 है, बट ये दिखाते क्या है, -3। गेन करने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, नॉन मेटल में चले जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ के, ठीक है। कौन कौन आते हैं इसमें, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बीमार, क्लियर है। तो ये सारे आते हैं इसमें, ठीक है। तो इनका जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो तो +5 होता है, पर ये दिखाते क्या है, -3, क्योंकि ये नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी दिखा देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि 5 लूज़ करने से अच्छा 3 गेन करना है, ठीक है। तो बात करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो जनरल चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते। तो नाइट्रोजन -3 दिखाने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा एज़ कम्पेयर टू +5। हालांकि जब हम नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की तरफ जाएंगे तो बड़े हो जाएंगे, और बड़े हो जाएंगे तो लूज़ करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। मतलब फॉस्फोरस नाइट्रोजन से अच्छा +5 दिखाने लगेगा, ठीक है। और फिर हम जितना फॉस्फोरस से, आर्सेनिक से एंटीमनी तक जाएंगे तो +5 की टेंडेंसी दिखाने की गिरेगी, बट हाँ फिर भी दिखा देते हैं ये लोग। और बिस्मत तो मना कर देता है, मना करने का मतलब थोड़ा सा अगेंस्ट हो जाता है और बोलता है कि मैं +3 दिखाऊंगा रेदर देन +5। ज़बरदस्ती करोगे तो +5 दिखा दूंगा, बट मेरे से अगर पूछोगे तो मेरी +3 दिखाने की टेंडेंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू +5, ठीक है। तो याद रखना कि इन तीनों की +5 इससे अच्छी है दिखाने की, और इसकी +3 इन तीनों से अच्छी है, और नाइट्रोजन के -3 की टेंडेंसी +5 से अच्छी है, गॉट इट, याद रहेगा। तो ये 15 ग्रुप का हो गया। तो 15 ग्रुप पे आपका -3 से लेकर +5 तक कुछ भी निकल सकता है, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। तो क्वेश्चन जब आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि किस पे लेके किस पे निकालना है, या किस पे निकालना है किस तरीके से। डन। 16 ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो 16 ग्रुप के अगर हम बात करेंगे तो उसमें कौन आते हैं, उस स्टाइल से टीपो, ठीक है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है, पोलोनियम है। तो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4 होता है। तो आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो +6 दिखाना चाहिए। हालांकि इनको लगता है कि आखिरी शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो ये प्रेफर क्या करते हैं, -2 दिखाना चाहिए +6, पर दिखाते क्या है, -2, गॉट इट, क्लियर है। हाईएस्ट +6 दिखा सकते हैं, लोएस्ट -2, जैसे हमने पीछे बात करी थी। हाईएस्ट +5 दिखा सकते हैं, लोएस्ट -2, उनके बीच में कुछ भी हो सकता है। अब इसमें से पहला एलिमेंट जो है ऑक्सीजन, वो भी रोता है। हर ग्रुप का पहले एलिमेंट रोता है क्योंकि वो बहुत छोटा है। क्या बात समझते हो। तो ये तो बिल्कुल इस बार तो हद कर दी इसने। ये कहता है कि भाई मैं -2 दिखाऊंगा और मैक्सिमम कितना दिखाऊंगा, +2, उससे ऊपर जाऊंगा ही नहीं। जबकि नाइट्रोजन मना नहीं करता है, नाइट्रोजन -3 से +5 तक जाता है, हालांकि वो रोते रोते जाता है। ये इतना ज़्यादा रोऊ है
कि भाई रोंदू है कि ये -2 से +2 तक जाता है, उसके आगे मना कर देता है भैया मैं जाऊँगा ही नहीं। क्यों, किस लिए, आगे आने वाले लेक्चर्स में इसका आपको रीज़न मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी मिस्ट्रीज अभी पेंडिंग है, पीरियड टेबल है ऐसा। ठीक है, पेंडिंग का मतलब ये नहीं कि अभी इसका आंसर नहीं दूंगा, आगे लेक्चर में दूंगा, थोड़ा सा प्यास जगाओ, ठीक है ना, बढ़ाओ। ठीक है, चलते आगे। तो सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम की बात करते हैं। तो सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम थोड़े बड़े होते हैं, तो बड़े हो गए तो मैच्योर हो गए, तो मैच्योर हो गए तो +6 दिखाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। हालांकि सल्फर से टेलुरियम तक जाते जाते +6 दिखाने की टेंडेंसी फिर घटने लगती है, क्योंकि आप बड़े से बूढ़े होने लगते हो, तो बेसिकली आपकी त्याग भावना जो होती है वो बेसिकली थोड़ी सी और कम होने लगती है। ठीक है, आप चाहते हो कि सब आपके पास रहें, होता है ना, एजड पीपल चाहते हैं कि सारे के सारे परिवार के लोग हैं उनके पास रहे। ठीक है, जबकि आप मिडिल एज में होते हो तो आप हमेशा परिवार से दूर जाने की सोचते हो कि हाँ मैं अगर इंडिविजुअल रहता तो कितना बढ़िया रहूँगा, ठीक है, आराम से जीऊँगा, ऐश की लाइफ करूँगा, ऐसे ऐसे। ठीक ना, तो चलो पोलोनियम पे चलते हैं। तो पोलोनियम कहता है देखो ज़बरदस्ती करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, +6 दिखा दूंगा, बट हाँ मेरे से पूछोगे तो मेरा +4 दिखाने की टेंडेंसी +6 से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो बिल्कुल पीछे के ग्रुप्स की तरह ऐसा होता है यहाँ भी। ठीक है, 17 ग्रुप में चलते हैं। तो 17 ग्रुप में अगर हम चलते हैं उसको हेलोजेंस बोलते हैं, चाल्कोजेंस, उससे पहले नाइकोजेंस। ठीक है, तो 17 ग्रुप में हम चलेंगे तो फिर कल बाहर आएगी आंटी जी। क्लियर है, तो इनका NH2NP5 होता है, तो +7 दिखाना चाहिए। और पर क्योंकि ये बोलते हैं कि आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 दे क्यों, एक गेन कर लेते हैं, तो ये दिखाते क्या है -1। ठीक है, तो ऊपर वाला एलिमेंट रोंदू है, इतना रोंदू है, और फ्लोरीन दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो हम पीरियड टेबल में पढ़ते हैं, तो ये इतना शक्तिशाली है, या फिर रोंदू इतना छोटा है कि ये कहता है बस -1, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ इंडिविजुअल कढ़ाऊँ तो 0 आएगा, ठीक है, बट हाँ कंपाउंड्स के अंदर कितना दिखाऊंगा, -1, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाऊंगा। याद रखना, जो हम ये चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं वो कंपाउंड्स के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल होगा तो 0 होगा, चाहे कोई भी एलिमेंट हो। ठीक है, और प्योर मॉलिक्यूल भी 0 दिखाएंगे। तो फ्लोरीन कंपाउंड्स के अंदर हमेशा क्या दिखाएगा, चार्ज -1। क्लियर है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जबकि ये सब भी -1 दिखाते हैं, बट हाँ फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये +7 दिखाने की टेंडेंसी बढ़ा लेते हैं। तो जनरली आप कंपाउंड्स में जाओगे तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होने की वजह से इन पे -1 कंसिडर करोगे, जब तक इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं आता। ये +7 तभी दिखाएंगे जब इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए। क्लियर है, जनरल ट्रेंड में बता देता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, लेफ़्ट टू राइट थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। ठीक है, हालांकि आपने 10th में से पढ़ लिया होगा, फिर दोबारा बता देता हूँ। लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और अप टू डाउन आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। ये बेसिक चीज़ बिल्कुल पता होनी चाहिए, ये नहीं पता होगी तो सब बेसिकली ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल ट्रेंड पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 7 दिखाने के लिए रेडी हो जाते हैं। हालांकि अगर इनको +7 दिखाना है तो कंपाउंड में इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। क्या बात समझते हो? ठीक है, पक्का याद रखना है इसको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और दुनिया के जो सबसे फेमस 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो है फोकल एन। क्या है? फोकल एन। ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन और नाइट्रोजन। क्लोरीन और नाइट्रोजन टक्कर में रहते हैं, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन +7 दिखाते हैं। एस्टर्टीन कहता है भाई देखो ज़बरदस्ती करोगे तो +7 दिखा दूंगा, बट मन तो +5 दिखाने का है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो होता है ट्रेंड डिस्कस होता है। गॉट इट। अब चलते हैं 18 ग्रुप। 18 ग्रुप नोबल गैस का ग्रुप है। ठीक है, हीना, नीना और करीना, जरीना। तो 18 ग्रुप जो होता है वो उनके कंपाउंड से नहीं मिलते, तो बेसिकली हीना, नीना और करीना, जरीना, रवीना और ओगेनेसन आता है, पर वो स्टडीज़ में नहीं है। तो हीना, नीना और करीना, जरीना, रवीना। ठीक है, ये बेसिकली तो कंपाउंड्स बनाते नहीं, पर जिनॉन कंपाउंड्स बनाता है और क्रिप्टन भी बनाता है। हालांकि स्टडीज़ में जिनॉन के कंपाउंड्स हैं हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो ये प्लस में दिखा देते हैं क्योंकि ये कंपाउंड्स हमेशा फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं, जो दुनिया के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो उनके कंपाउंड्स के अंदर जिनॉन जो होता है वो प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देता है। ओके, ठीक है, इसके अलावा बचते हैं सिर्फ 2 चीज़ें, एक लैंथेनॉइड्स और एक एक्टेनॉइड्स। ठीक है, इनके कंपाउंड्स बहुत ही कम पाए जाते हैं क्योंकि एक्टेनॉइड्स तो ज़्यादातर रेडियो एक्टिव होते हैं, और लैंथेनॉइड्स अमाउंट जो होता है इनका अर्थ क्रस्ट पे बहुत कम होता है, तो कंपाउंड्स कम पाए जाते हैं। तो इनकी दोनों की जनरल ऑक्सीजन स्टेट क्या है आपकी, +3। क्लियर है, क्यों है? क्योंकि जो इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है NH2 N-1D021 और N-2F1214। तो जो ये है इन दोनों और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने आसान होता है, तो इसलिए +3 दिखाते हैं। ओके, तो ये हो गए डिस्कस हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स कैसे कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं
अपने कंपाउंड्स के अंदर। हालांकि ये भी क्या दिखाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्लियर है, पक्का। ठीक है, इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको स्पेशली डिस्कस करना पड़ता है, उनकी थोड़ी रेप्यूटेशन थोड़ी ज़्यादा ही हाई है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं स्पेशली, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो हमने डिस्कस कर लिया है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन दोनों को थोड़ा स्पेशली डिस्कस करना पड़ता है, इनकी रेपुटेशन कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। तो ऑक्सीजन जो होता है -2, -1, 0, +1, +2 यही दिखाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है +1 भी दिखाता है और -1 भी दिखाता है। ठीक है, और 0 तो दिखाता ही है। 0 तो हर एलिमेंट दिखाएगा अगर वो प्योर स्टेट में है तो। ठीक है, तो इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन -2 कब दिखाता है, जब वो अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो, जैसे H2O ले लो। ठीक है, H2O में ऑक्सीजन जो है अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड है, H से और H से। तो दोनों ही बॉन्ड में अगर सारा का सारा आयनिक कैरेक्टर मान लिया जाए तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कितना फील करेगा। देखो, इस बॉन्ड की वजह से भी, इस बॉन्ड में कौन स्ट्रॉन्ग है, ऑक्सीजन, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी वजह से -1 +1, और इस बॉन्ड में भी कौन स्ट्रॉन्ग है, ऑक्सीजन, तो -1 +1, तो ऑक्सीजन पे कितना आ गया ओवरऑल, -2। गॉट इट। तो -2 का एग्जाम्पल हो गया H2O। -1 के बारे में बात करते हैं, HOOH, हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं इसे। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड परऑक्साइड को देखो ध्यान से, HOOH में अगर आप देखो तो H और O के बीच में जो बॉन्ड है उसको अगर 100% आयनिक मान लो तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन, तो -1, और हाइड्रोजन पे कितना, +1। ऐसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर आप बॉन्ड मानो तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +1 और ऑक्सीजन -1। अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का कॉम्पिटिशन तो सेम है, क्योंकि ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन डिट्टो सेम नेचर के हैं, तो ये इसकी वजह से कुछ फील नहीं करेगा, ये इसकी वजह से फील नहीं करेगा, तो कंपाउंड्स पे ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ गया, -1। तो इसे कहते हैं परऑक्साइड वाला ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन, पर ऑक्साइड वाला ऑक्सीजन। पर ऑक्साइड ऑक्सीजन कौन से होते हैं, जिसमें O सिंगल बॉन्ड लिंकेज होती है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, O2 2 नेगेटिव से। गॉट इट, ध्यान रखना है इस चीज़ को, क्लियर है। ओके, आगे बात करते हैं। तो अब +1 के बारे में बात करते हैं। तो +1 दिखाता है ये FOOF जैसे कंपाउंड में। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें भी परऑक्साइड लिंकेज है, पर ये थोड़ी सी परऑक्साइड लिंकेज डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें फ्लोरीन के साथ कनेक्टेड है, तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से -1, ये +1, ये -1, ये +1, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो बेसिकली इन पे एक दूसरे की वजह से कुछ भी फील नहीं होगा, सराउंडिंग भी सेम है। तो ये +1 वाला का एग्जाम्पल हो गया। +2 के बारे में बात करते हैं। तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के बारे में बात करते हैं। तो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, तो -1 +1 -1 +1, तो कितना आ गया ओवरऑल, +2। गॉट इट, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने ऑक्सीजन के सारे स्टेट्स को पढ़ लिया। और अगर ऑक्सीजन प्योर मॉलिक्यूल स्टेट में है तो 0 दोनों ऑक्सीजन पे। ठीक है, या फिर कहीं O लिखा हुआ है तो भी 0। गॉट इट। हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन का क्या सीन है कि हाइड्रोजन कहता है कि भाई अगर मैं मेटल के साथ कनेक्टेड हूँ तो मेरे पे -1, मेटल पे +1, और अगर मैं नॉन मेटल के साथ कनेक्टेड हूँ तो नॉन मेटल पे -1, मेरे पे +1, क्योंकि ज़्यादातर नॉन मेटल जो होते हैं वो हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और ज़्यादातर मेटल जो होते हैं हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्लियर है। और अगर ये प्योर मॉलिकुलर स्टेट में है या एटम की स्टेट में है तो 0 0। गॉट इट, क्लियर है। H2 के अंदर किस पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, दोनों H पे। ठीक है, ना कि H2 पे। गॉट इट, क्लियर है। तो ये ध्यान रखने का हमेशा। तो सारे रूल्स ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, सारे रूल्स क्या है, कोई भी अकेला एटम अगर आपको दिख जाए तो अकेला एटम जो है प्योर स्टेट में, मतलब कि अकेला एटम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। अगर प्योर मॉलिक्यूल है, मतलब जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं और जिस पे कोई चार्ज नहीं है, वो भी, उसके भी हर एटम पे कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा निकलता ही इंडिविजुअल एटम पे है। ठीक है, ग्रुप +1 के जो आपके एलिमेंट्स हैं वो अपने कंपाउंड के अंदर +1 दिखाएंगे। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने कंपाउंड के अंदर +2 दिखाएंगे। थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं अपने कंपाउंड के अंदर +3 दिखाएंगे। फोर्थ से लेकर 11th ग्रुप वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट दिखाएंगे, मतलब हमेशा उन पर निकालना पड़ेगा, कुछ भी आ सकता है 1 से लेकर आपका +8 तक। ठीक है, तो 1 से +8 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, हालांकि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हमको स्टडीज़ में मिलते हैं जो इससे ऊपर होते हैं, बट वो हम इतना कंसिडर नहीं करते। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, वो हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, बट हैं एग्जांपल, जैसे PtO4 2 पॉजिटिव, इसमें अगर हम निकालें तो +10 आता है। और एक हमारे पास IrO4 पॉजिटिव है, इस पर +9 आता है। मिनिमम की अगर हम, ये मैक्सिमम के बारे में बात हो रही थी। ठीक है, और जो मैक्सिमम वाले हैं वो दिखाते कौन है, या तो हम दिखाएंगे लेंथेनाइड अक्टिनाइड से, या तो हम दिखाएंगे ट्रांजिशन मेटल से। ट्रांजिशन या इनर ट्रांजिशन दिखाते हैं। तो स्टडीज़ में हमारे पास +8 तक रहते हैं, हालांकि ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो उससे ऊपर के पाए गए हैं।
अगर हम लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट जो होता है वो -5 तक जा सकता है, पर जो हमारे ट्रांजिशन मेटल है उनके लिए नहीं है, ये आगे चल के हैं। तो 13 ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं, वहाँ पे हम लोएस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास 13 ग्रुप्स होंगे, 13 ग्रुप होगा, 13 ग्रुप पे जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है आपका, +3 होता है। हालांकि उसमें जो बोरॉन है वो लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट दिखा सकता है -5 की, ये भी एज अ फैक्ट को आपको कंसिडर करना है। और कंपाउंड है Al3Bc। क्लियर है, डन। ये भी हमारी स्टडीज़ में इतना नहीं है, बट हाँ माइनस लोएस्ट जो है वो आपके बोरॉन में पाई जाती है आपके इस कंपाउंड के अंदर, ठीक है। जनरल हमारी स्टडीज़ में ये नहीं आता है, ठीक है, बट हाँ एज अ फैक्ट आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 13 ग्रुप के जनरल। तो 13 ग्रुप में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 तक जा सकता है मैक्सिमम, हालांकि उससे नीचे भी रह सकता है, ठीक है। तो +3 मैक्सिमम है, ठीक है। मिनिमम आपका माइनस में भी जा सकता है, ठीक है। 14 ग्रुप के बारे में बात करती है तो मैक्सिमम +4 तक जाएगा, मिनिमम आपका माइनस में भी जा सकता है। 15 ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो 15 ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो ये दिखाना तो +5 चाहते हैं पर दिखा -3 देते हैं, क्योंकि 15 ग्रुप में जाने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो आते हैं, तो गेन करना ज़्यादा सही समझते हैं एज़ कम्पेयर टू लूज़ करना, ठीक है। 17 ग्रुप पे बेसिकली दिखाना, 16 ग्रुप पहले बात कर लेते हैं। 16 ग्रुप में बात करते हैं तो 16 ग्रुप जो है दिखाना +6 चाहते हैं, बट क्योंकि वो नॉन मेटल्स हैं और 6 लूज़ करने से अच्छा 2 गेन करना है तो -2 दिखा देते हैं, ठीक है। और 17 ग्रुप +7 दिखाना चाहिए इनको, बट दिखाते नहीं है, -1 जनरली दिखा देते हैं, क्योंकि 7 लूज़ करने से अच्छा 1 गेन करना है। नोबल गैस के बारे में बात करते हैं तो नोबल गैस में सिर्फ जिनॉन और क्रिप्टन ही कंपाउंड्स बनाते हैं, वो भी ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, और उसी की वजह से उन पर हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है। उसके अलावा हमने बात करी थी कि ऑक्सीजन हमेशा -2 से +2 दिखाता है, इसके बाहर कुछ भी आएगा तो मतलब गड़बड़ है। -2 से +2, ठीक है। और ये 2-3 टाइप के कंपाउंड्स बनाता है। एक टाइप का कंपाउंड होता है नॉर्मल ऑक्साइड O2 नेगेटिव, एक होता है परऑक्साइड O2 नेगेटिव जिसमें OO सिंगल बॉन्ड लिंकेज होती है, और एक और स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड है O2 नेगेटिव जिसको सुपर ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर ऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन के ऊपर जो भाई 2 ऑक्सीजन पे कितना है, 2 ऑक्सीजन को X मान लिया, 2 ऑक्सीजन पे कितना है -1, तो 1 ऑक्सीजन पे कितना आ गया -1/2। तो ये एक और स्पेशल केस है सुपर ऑक्साइड का, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखने का। चलते हैं आगे। एक हाइड्रोजन के बारे में हमने बात करी कि हाइड्रोजन +1 भी दिखा सकता है, +1 किस साथ दिखाएगा, नॉन मेटल के साथ, और -1 भी दिखा सकता है किस साथ, मेटल्स के साथ। क्या बात समझते हो? तो ये ध्यान रखने का है। गॉट इट। तो ये सारे रूल्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, डन, पक्का। चलो फिर अब इनके ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा और उन एग्जांपल से ऑलमोस्ट सारा का सारा चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला एग्जांपल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है K2Cr2O7। क्वेश्चन कैसे आएगा, वो आपसे कहेगा कि जी इस एलिमेंट पे निकालो, ठीक है। हालांकि निकाल आप सब पे सकते हो, बट वो आपसे स्पेशली कहेगा कि इस पे निकालो या उस पे निकालो। तो कैसे क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल सा होता है। देखो, सबसे पहले आपको पोटेशियम दिखा, जैसे कि आपको रूल पता है कि पोटेशियम पहले ग्रुप का एलिमेंट है और कंपाउंड बना रहा है तो हमेशा कितना रखेगा, +1। कितने पोटेशियम है, 2, तो 2 इंटू में +1, फिर प्लस आएगा। CR पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आप उसको लोगे X। कितने X हैं आपके पास, 2X हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है उस पर 16 ग्रुप का है। 16 ग्रुप जनरली आपका +6 दिखाना चाहते हैं, बट ऑक्सीजन जो है नॉन मेटल्स होने की वजह से -2 दिखाता है, तो इन पे लेना कितना है, -2। जब तक इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होगा तो ये -2 ही दिखाएंगे, तो यहाँ -2 आ गया। ओवरऑल कंपाउंड पे कितना चार्ज है, 0, तो इसका मतलब इक्वल टू 0। तो अब इससे आप x निकाल लेंगे तो 2 + 2x - 14 = 0, तो 2x = 12, x = +6। डन, निकाल लिया। तो K2Cr2O7 पे +6 आ गया, ठीक है। अगला एग्जांपल करते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है KMnO4। KMnO4 Mn पे निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि हमको पता है कि पोटेशियम पे +1 होता है, ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2। तो -2 कितने से मल्टीप्लाई होगा, 4 से, क्योंकि 4 है। Mn पे क्या मान लिया, x मान लिया, तो इक्वल टू में क्या रख दिया, 0। तो 1 + x - 8 = 0, तो x = +7। गॉट इट। तो Mn आ गया +7, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गया, ठीक है। फिर और आगे बात करते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल हम जो ले रहे हैं वो एग्जांपल ले रहे हैं, लेट अस सपोज हम ले लेते हैं N2O5 का। किसका ले लेते हैं, N2O5 का। थर्ड एग्जांपल है। तो N पे आपको निकालना है। याद रखना कि अगर एक कंपाउंड में आपको 2 एलिमेंट्स दिख जाए और आपको ऐसा लग रहा है दोनों के बारे में पता है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका लेते हुए जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लियर है। तो x ले लिया तो 2 इंटू में x आ गया, प्लस 5 इंटू में -2 = 0। और जनरली क्या होता है, क्वेश्चन में बताया जाता है कि किसके ऊपर निकालना है, किसके ऊपर नहीं निकालना। तो जिसके ऊपर निकालना है उस पर तो डायरेक्ट लेंगे नहीं, तो जिसका पता है उसकी मदद से दूसरे वाले पे निकाल लेना। तो
तो 2x माइनस 2, तो 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू +5 हो गया। क्लियर है? तो जैसे कि आपने देखा नाइट्रोजन +5 भी दिखाना पड़ता है उसे अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो तो। अगला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अगला एग्जाम्पल जो हम लेने जा रहे हैं वो एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट अस सपोज H2SO4 ले लेते हैं, फेमस है H2SO4। ठीक है, तो H2SO4 में हम सल्फ़र पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन +1 भी दिखाता है -1 भी दिखाता है, बट यहाँ तो उसके साथ जो भी दिख रहा है आपको हाइड्रोजन को छोड़ के वो क्या है, नॉन मेटल, तो क्या दिखाएगा +1, तो +1 इंटू में 2, और सल्फ़र पे निकालना है तो x, और 4 इंटू में -2 इक्वल्स टू 0, तो 2 + x -8 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू +6 आ गया। क्लियर है? सल्फ़र +6 से ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, पॉइंट आता है समझ? अगला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम जो लेने जा रहे हैं वो है C6H12O6। क्या है? C6H12O6। ठीक है, तो C6H12O6 के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं C6H12O6 में, तो क्या होता है कि 6 इंटू सी पे निकालना है, लेट अस सपोज, तो 6 इंटू में x, 6 इंटू में x प्लस 12 इंटू में +1, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो बोले तो नॉन मेटल है इधर उधर, और 6 इंटू में -2 इक्वल्स टू 0। 0 क्यों आ रहा है समझ रहे हो ना, क्योंकि ओवरऑल क्या आ रहा है, 0, न्यूट्रल है। तो 6x प्लस 12 -12 इक्वल्स टू 0, तो 6x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 अपॉन में एनीथिंग क्या होता है, 0। वर्ड इट? क्लियर है? याद रखना, ये जो निकाल रहे हैं हम, ये ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल रहे, क्या निकाल रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो थोड़े से अलग तरीके से निकालते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड, मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर आता है और जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्या बात समझते हो? तो अभी उसको हम डिस्कस करेंगे, बट वो थोड़ा आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। हमारे पास अगला एग्जाम्पल हो गया Na2B4O7। ठीक है, Na2B4O7। ठीक है, तो जैसे सोडियम है, सोडियम पहले ग्रुप का एलिमेंट और कंपाउंड्स में हमेशा +1 दिखाता है, तो 2 इंटू में +1, 2 किस लिए, 2 है, +1 किस लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट है। 4x बोरॉन पे आपको निकालना है जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, और 7 इंटू में -2 तो इक्वल्स टू 0 हो गया, तो 2 + 4x - 14 इक्वल्स टू 0, तो 4x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू +3 आ गया। क्या बात समझते हो? ठीक है, डन। तो अगले कंपाउंड को देखते हैं। अगले कंपाउंड्स को अगर हम देखते हैं तो अगले कंपाउंड में हमारे पास एग्जांपल दे दिया N3H। अब N3H पे बोल दिया N पे निकालना है। अब चलो निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो N3H का N पे निकालना है, तो H का कितना होता है, क्योंकि वो नॉन मेटल से कनेक्टेड है, तो बेसिकली क्या दिखाएगा, +1, और यहाँ पे 3x ले लिया, तो 3x + 1 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू -1/3। क्लियर है? क्योंकि ये क्या आ रहा है, बेसिकली p/q के फॉर्म में आ रहा है, मतलब रेशनल नंबर, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। गॉट इट? क्लियर है? अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगला एग्जांपल जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल H2O2। तो H2O2 पे O पे निकालने को बोला है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं H इज़ कनेक्टेड टू नॉन मेटल, तो +1 लिया जाएगा, +1 इंटू में 2, 2 क्या बता रहा है कि 2 हाइड्रोजन है, और फिर 2 इंटू में x ले लिया, तो इक्वल्स टू में 0 आ गया, तो 2 + 2x इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -1। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, लेट अस सी, ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल है, NH4NO3। इसके लिए थोड़ी से बच्चे को 9th की नॉलेज भी होनी चाहिए। सबसे पहले NH4NO3 दो पार्ट्स में टूटेगा, एक अमोनियम आयन और एक NO3 नेगेटिव आयन। क्लियर है? तो एक ही कंपाउंड में दो नाइट्रोजन हैं और वो दोनों अलग अलग कंपाउंड्स में, मतलब आयंस में टूट गए। तो पहले इस वाले एन पे निकालते हैं, फिर इस वाले एन पे निकालेंगे। तो एन पे निकालना है तो एक्स मान लिया, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कनेक्टेड है, तो 1 इंटू में 4, मतलब कि 4 हाइड्रोजन +1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ओवरऑल कितना आ रहा है इस पर, +1, क्योंकि कैटायन आगे होता है, एनायन पीछे होता है। तो अमोनियम नाइट्रेट, 9th की क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ रिक्वायर्ड है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि नाइट्रेट जो होता है उसमें -1 होता है, तो ऑब्वियसली कैटायन अमोनियम आयन पे +1 होता है। ये सब 9th में बताया जाता है जब हम वो मॉलिक्यूल्स बनाना सीखते हैं आयंस के चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तब। तो बेसिकली x इंटू में 4 इंटू में 1 इक्वल टू में क्या आ गया, प्लस, तो x इक्वल्स टू +1 -4 इक्वल टू -3। तो इस वाले नाइट्रोजन पे कितना आ गया, -3। इस पे निकालते हैं, तो इस पे निकालना है तो x ले लिया, ऑक्सीजन कितना होता है, -2। क्लियर है? क्योंकि उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो है नहीं, तो प्लस में तो जाएगा नहीं। तो हमारे पास ऑक्सीजन है कितने, 3, इक्वल टू में क्या आ रहा है, -1, ओवरऑल चार्ज -1। तो x -6 इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू -1 + 6, तो मतलब कितना आ गया, +5। गॉट इट? तो ये एक अच्छा एग्जांपल आपके साथ डिस्कस हो गया कि एक ही कंपाउंड में दो
सेम एटम्स अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर भी दिखा सकते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। ठीक है, डन। आगे चलते हैं। अगला एग्जांपल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं NOClO4। NOClO4 क्लियर है। तो NOClO4 में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको। बच्चे को पता होगा कि ClO4 माइनस होता है तो उसको पता चलेगा कि NO पे कितना होता है, +1। जिसने ClO4 पे -1 होता है, जिसको नहीं पता, ठीक है, उसका कुछ नहीं हो सकता, गड़बड़ हो जाएगा। तो 9th की इन्फॉर्मेशन तो रिक्वायर्ड है। तो ये एक ही कंपाउंड में दो अलग अलग पार्ट्स हैं। तो चलो अब निकालते हैं। NO पे N पे निकालते हैं। तो N पे अगर हमें निकालना है तो हमारे पास x आ गया और -2 हो गया और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, +1, क्योंकि +1 है। तो x कितना आ गया, +3। क्लियर है, पॉइंट आया समझ। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास उधर बात करते हैं। तो Cl पे निकालना है तो Cl को ले लो x और 4 इंटू में -2 हो जाएगा, इक्वल टू में -1 रहेगा। तो x इक्वल्स टू -1 +8, क्योंकि -8 उधर जाके +8 बन जाएगा। तो कितना आ गया, +7। तो इस वाले Cl पे कितना आ गया, +7। ठीक है, डन। तो ये ध्यान रखना कि हमें चाहिए होता है क्लोरेट पे कितना होता है, पर क्लोरेट पे कितना होता है, सब 9th में बताया जाता है कि क्लोरेट पे कितना होता है, पर क्लोरेट पे कितना होता है। वो आयंस अगर या वो कंपाउंड्स आपको याद नहीं होंगे, उन पे चार्ज याद नहीं होंगे, तो गड़बड़ हो सकती है। हालांकि इस वीडियो के एंड में मैं कोशिश करूँगा कि एक पूरा चार्ट दे दूँ कि किस पे क्या क्या होता है। तो अगला जो कंपाउंड है वो हम ले लेते हैं N2H4। ठीक है, N2H4। तो N2H4 पे N पे निकालना है। तो 2 इंटू में x, 4 इंटू में +1 इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -2। तो नाइट्रोजन पे कितना आ गया, एक नाइट्रोजन पे -2 आ गया। ठीक है, दूसरे नाइट्रोजन पे -2 आया और 4 हाइड्रोजन है जिन पे +1 माना गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, लेट अस सपोज NiCO का होल 4। NiCO का होल 4। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन मोनोक्साइड होता है वो नेचर में न्यूट्रल होता है। तो इसका मतलब अगर Ni पे निकालना है तो x और न्यूट्रल है तो 0 आएगा ओवरऑल चार्ज। तो 0 इंटू में 4 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ओवरऑल भी 0 है। तो x प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो x पे कितना आ गया, 0। तो इस वाले निकल पे, इस कंपाउंड के अंदर इस वाले निकल पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या बात समझते हो? ठीक है, तो ये एक बढ़िया एग्जाम्पल हो गया था। अगला अगला एग्जाम्पल याद करते, मतलब क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट अस सी FeCN का होल 6 4 नेगेटिव। ऐसे टाइप के कंपाउंड्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। इसको आगे चल के बताएंगे कि क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो अभी जैसे मान लो हमें Fe पे निकालना है तो x ले लिया। Cn पता होना चाहिए, साइनाइड आयन पे -1 चार्ज होता है। तो -1 इंटू में 6 इक्वल टू में क्या है, -4। तो x -6 इक्वल्स टू -4। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, +2। वॉट इट, आई होप ये क्लियर कैलकुलेट कर ही लोगे। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल हमारे पास जो है वो Na2S2 है। Na2S2। तो Na पे कितना होता है, +1, क्योंकि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के, उनमें जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो +1 दिखाते हैं। तो +1 इंटू में 2 हो गया, फिर 2 एलिमेंट है, और 2 इंटू में x हो गया तो इक्वल्स टू 0 रख दिया। तो 2 + 2x इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू -2। तो x इक्वल्स टू -1। तो सल्फर पे कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, और आगे चलते हैं। लेटस से हमने एक एग्जांपल लिया CO, दैट इज़ कोबाल्ट। कोबाल्ट के साथ हमारे पास आ गया NH3। NH3 का आ गया होल 5 Br आ गया और SO4 आ गया। ठीक है, डन। तो इस पर कोबाल्ट पे बोला है तो x ले लो। ठीक है, NH3 अमोनिया। अमोनिया एक न्यूट्रल चीज़ है, सबको पता होना चाहिए। अमोनिया एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो अमोनिया एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो न्यूट्रल कंपाउंड पे क्या रहता है, 0। तो 0 इंटू में 5, क्लियर है, क्योंकि 5 है। ब्रोमीन -1 रखता है, हम 17 ग्रुप का एलिमेंट है। और 17 ग्रुप के एलिमेंट में अगर हम देखें तो ब्रोमीन मेटल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो मेटल के साथ तो -1 ही दिखाएगा। ठीक है, 17 ग्रुप जो होता है जनरल +7 तो होता है, बट मेटल्स की प्रेजेंस में वो कैसे दिखाते हैं, -1, क्योंकि लूज़ करने से अच्छा गेन करना होता है। तो -1 आ गया। ठीक है, तो सल्फेट, अब यहाँ पे बच्चे को भी पता होना चाहिए बचपन में कि सल्फेट जो होता है -2 दिखाता था। ओवरऑल कितना आ गया पूरे कंपाउंड पे, 0, तो रख दिया हमने। तो x + 0 + -1 -2 प्लस में हो जाएंगे 0। तो x इक्वल्स टू +3 हो जाएगा। तो कोबाल्ट पे कितना आ गया, +3 आ गया। कितना आ गया, +3। ठीक है, एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, हम ले लेते हैं KClO3 ले लेते हैं। तो KClO3 पे बोल दिया कि Cl पे निकालना है। तो K पे +1 हो गया क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, x ले लो Cl पे और O -2 इंटू में 3 इक्वल्स टू 0। तो 1 + x -6 इक्वल्स टू 0। तो x कितना आ गया, +5। गॉट इट। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमने एग्जांपल्स किए उन सब में हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाले। कहीं कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट थे, कहीं कहीं पे नहीं थे।
तो जितने भी क्वेश्चन अभी हमने किए हैं, ऐसा मान लो कि उन सारे क्वेश्चनों में हमने क्या निकाला है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है। ठीक है, हालांकि सच्चाई ये है कि उनमें से कुछ ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट भी थे, कुछ नहीं भी थे। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो रियल होता है, एक्चुअली में वो उतना ही फील कर रहा होता है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो एवरेज होता है, मतलब कि हम जो निकाल रहे हैं वो भी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल नहीं निकाल रहे। क्लियर है? तो ये बात सारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो उस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे बेसिकली थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो अभी ये सारे एग्जांपल्स आपको समझ आ गए, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सिंपल तरीका जो है वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टाइप में आते हैं, इजी वाले। ठीक है, हालांकि अब जब हम जो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे वो थोड़े बेहतरीन लेवल के होंगे, अच्छे लेवल के होंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही कंपाउंड में कैसे निकल रहे हैं और क्या क्या उनमें डिफरेंस है वो भी उसमें क्लियर होगा। ठीक है, तो कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल अब आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है,